अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। अगेन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नावल के साथ। उम्मीद है कि आपको ये नावल भी पसंद आएगा। पिछला नावल जो मेरा एक नामुकम्मल है उसको भी मैं साथ साथ कंप्लीट करूँगा और ये नावल भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। नावल का नाम है एतबार और राइटर इसकी है मंतशा। दरवाजे पर कोई चौथी बार दस्तक हुई थी। कौन है? अंदर आ जाओ। अब के बेदिली से वो लिहाफ से मजबूरन मुंह निकाल के बोला था। तभी मुलाजमा अंदर आई थी। छोटे साईं, आपको बड़ी बीबी नाश्ते पर बुला रही हैं। मुलाजमा ने अपना पैगाम इस तक पहुंचा दिया था। वो बेदिली से मुंह कर लिहाफ लेकर लेटा हुआ था। आज ऑफिस से छुट्टी थी और इसका मूड नहीं था उठने का। पर बीजान की बात वो टाल भी नहीं सकता था, इसलिए चुप करके उठा। गोरी रंगत और स्टाइल से कटे बाल, हल्की सी दाढ़ी और खूबसूरत जिसामत रखता था। जहां हर आंख जहां हर आंख का वो मरकज था, वहीं पे वो खुद दुनिया से बेजार था। कुछ साल पहले इसकी शरारतों से सारा घर चहकता था। सारे घर में हादी की गूंज होती थी। कभी किसी से छेड़खानी होती तो कभी किचन में सबके साथ कुकिंग में लगा होता। घर भर की जान वो आज भी था। पर जब से 4 साल पहले से वो इस्लामाबाद से होकर आया था, पता नहीं किसकी नजर लग गई थी। एकदम से वो गुमसुम सा हो गया था। न वो वैसा रहा था। ऑफिस जल्द ही संभाल लिया था इसने और अब खुद को इसी में मसरूफ रखता था। शोर शराबे से दूर रहता था। बस ऑफिस और ऑफिस से घर या कभी कभार शाम की चाय पे सबके साथ बैठ जाता था। वो बेदिली से उठा और शावर लेकर बाहर आया। हल्के नीले रंग की इसने शर्ट पहनी और वाइट ट्राउजर, हर तरह के कपड़े इस पर सूट करते थे। नीचे सब मेज पर बैठे इसका इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करके वो अपनी नशिस्त पर बैठा। आम दिनों में तो तुम हमें वक्त ही नहीं देते। छुट्टी वाले दिन तो हमारे साथ नाश्ता कर लिया करो। कुर्सी पर बैठते ही इसकी दादी ने इसका नाम पुकारा और इसे बोला। सॉरी बीजान, आंख नहीं खुली थी। वो बात को घुमाते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोला। सब ने नाश्ता शुरू कर दिया। हादी, तभी इसकी बीजान ने इसे मुखातिब किया। जी बीजान। बेटा कब तक चलेगा ऐसे? क्या चलाना है इसे पता था। वो अब क्या बात करने वाली थी वो भी इसे पता था। और सब इसकी तरफ मुतवज्जे थे। इसकी इस बात पर इसकी माँ की भी नहीं चलती थी और सबको पता था कि वो बीजान की बात को नहीं टालता। पर जब भी वो बात करती थी, वो फिर भी बात को घुमा देता था। जॉइंट फैमिली थी। राजपूत इंडस्ट्री एक नाम था, जो कि लाहौर के एक गांव में हवेली थी, जहां इनकी अपनी ज़मीनें थी। नौकर थे। इनका अपना गांव था। घर में चचा चची, ताया ताई, दादी, माँ बाप और सबके बच्चे जो इकट्ठे ही रहते थे। जहां हादी के बाबा ने पहले राजपूत इंडस्ट्री को हाई लेवल तक पहुंचाया था, अब हादी ने अपने बाबा की जगह संभाल ली थी। बाकी के कज़न भी इसके साथ होते थे, पर हेड के तौर पर हादी ने अपने बाबा की जगह संभाल ली थी, जो कि वो बखूबी संभाल रहा था। क्या कब तक चलेगा बीजान? बेटा तुमने ऑफिस भी संभाल लिया है और अब सब ठीक है, तो क्यों हाँ नहीं कर रहे शादी के लिए? बीजान आपको पता है मुझे शौक नहीं है। आप अहमद भाई की करें ना पहले, वो मुझसे बड़े हैं। इसने खुद को बचाने के लिए तोपों का रुख अहमद, जो कि इसके तायाजाद था, इसकी तरफ कर दिया। इसकी और तुम्हारी इकट्ठी करनी है। अगर दादी की खुशी अच्छी नहीं लगती तो फिर कह दो ना। वो एकदम खाते हुए रुका था। दादी ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें जरूरत नहीं है, हमें तो है। वो इसकी तरफ देखकर बोली। बाकी सब हादी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जब बीजान बोलती थी तो इनको पता होता था किस तरह बात करनी है। और हिम्मत भी नहीं थी सिर्फ इनके बड़े बेटे के अलावा बीच में बोलने की, इसलिए सब सुन रहे थे। बीजान, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का, पर हमारा है, और आज मैं ना नहीं सुनूंगी। अपनी माँ को इजाज़त दो, देखे वो तुम्हारे लिए कोई लड़की। मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नज़र में। जब भी इस पर बात करती हूँ तुम बात को घुमा देते हो। हमारे कोई अरमान है। एकदम वो अबदीदा हो गई ये बात कहते हुए, और हादी जल्दी से उठकर इनके पास चला गया। अच्छा ना, जैसे आप लोगों को ठीक लगे करें, अब ऐसे तो नहीं करें। सबसे लाडला पोता था वो।
हंसमुख, खुश मिजाज, सबके साथ घुलने मिलने वाला। एकदम इसे पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी। ये बात इसकी दादी को भी नहीं समझ आ रही थी। हर चीज़ उन्होंने अपनी तरफ से कर ली थी, इसके सदके, इसके लिए दुआएं, पर किसी को पता नहीं था कि हुआ क्या है, वो क्यों एकदम से गुमसुम हो गया है। अच्छा आप रोएं मत, वो गले लगता हुआ बोला। जैसे आप लोगों को ठीक लगे करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। दादी को चुप करवाते हुए वो बोला। सब एकदम खुश हो गए थे। जो वो बात किसी की नहीं मान रहा था, आज दादी ने मनवा ली थी। नाश्ते से फारिग होकर वो अपने कमरे में आया था। इसने कह तो दिया था सबकी खुशी के लिए, पर इसके खुद के दिल पर क्या बीत रही थी ये वही जानता था। गिलास उठाकर अपने होंठों से लगाने के बाद पता नहीं इसे क्या याद आया था, और गिलास इतनी जोर से दबाया था कि वो हाथ ही में टूट गया और खून इसकी कलाइयों से होता हुआ बह रहा था। वो बेड पर बैठे अपने हाथ को कितनी देर तक ऐसे ही देखता रहा और खून नीचे गिरता रहा। फिर उठा, दवा का डब्बा निकालकर खुद ही मरहम लगाने लगा। जहन बिल्कुल माउफ हो गया था और फिर अपने बेड पर औंधे मुंह लेट गया। शाम की चाय पे जैसे हंगामा मच गया था। अहमद इसके कजन के लिए तो सब ने लड़की देखकर बात चलाई थी, जो कि तकरीबन पक्की ही थी, पर अब हादी के लिए सारे सर जोड़कर बैठे थे कि इसके साथ कौन सी लड़की की जोड़ी अच्छी लगेगी। इसकी माँ की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। कब से वो दिन रात एक किए हुए थी। इन्हें लग रहा था कि शायद शादी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा पहले की तरह। थोड़ी देर बाद वो उठा, अपनी गाड़ी निकालकर रोड पर चलता जा रहा था। मौसम में हल्की हल्की ठंड थी, बादल बने थे, और लाहौर के मौसम से तो सभी वाकिफ थे। बादल एकदम से आते थे और बरसना शुरू कर देते थे। वो पिछले 2 घंटे से अपनी गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाकर गाड़ी को रोड पर भगा रहा था। दिल और दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गए थे कि वो क्या करे। वो किसी और को अपनी जिंदगी में आने की गुंजाइश नहीं दे सकता था। इसकी रग रग में तो बस एक ही बसी थी, जो कि इसे हर दिलो जान से अजीज थी। इसकी अपनी गलती की वजह से वो दूर हो गई थी, ये बात इसे तभी पता चल गई थी, पर अपनी गलती को वो कैसे मानकर इसके सामने किस मुंह से जाता। तभी इसने इतना 4 साल का अरसा गुजार दिया था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके इसके सामने अपनी गलती की माफी मांग ले। इसकी रग रग में वही बसी थी। वो अपनी जिंदगी में कभी किसी और को गुंजाइश देने का सोच भी नहीं सकता था। वो इसके लिए इसकी जिंदगी थी, पर जो कुछ हुआ था इसने कभी पलट के नहीं देखा। इसे पता था कि जो कुछ इसने किया है वो सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर सकी होगी और चली गई होगी छोड़ के, पर इसके दिल से आज तक नहीं गई थी वो। कोई दिन ऐसा नहीं था जब इसने इसे सोचा नहीं था, या इसने इसे याद नहीं किया था, या फिर इसकी तस्वीर को नहीं देखा था। जिस तरीके से इसने इसे पाया था वही जानता था, और पहली ही नज़र में वो इसका दीवाना हो गया था। 3 घंटे बाद वो घर आया तो सब लान में चाय पी रहे थे और खुशगपियां लगा रहे थे। सबके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वो समझ गया था कि किस बारे में बात हो रही है, पर वो दिल को कैसे समझाता जो इसमें वो बसी थी और पल पल मारती थी। हादी बेटा, अंदर जाता देखकर बीजान ने आवाज लगाई। जी बीजान, यहाँ आओ, वो मुस्कुराते हुए अपने पास बुला रही थी। ये हाथ पे क्या हुआ है? एकदम से सबकी नजर इसके हाथ पर पड़ी, जो कि पट्टी में लिपटा हुआ था। कुछ नहीं, बस वो कांच लग गया था, वो नजरअंदाज करके बैठता हुआ बोला। ध्यान नहीं रखते ना अपना? इसकी माँ फिक्र से इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है मेरी प्यारी माँ, वो अपनी अम्मी के गले लगता हुआ बोला। इसके चेहरे की उदासी किसी से नहीं छुपी थी। इसकी आंखों की वीरानी सब देख सकते थे। ये वो हादी नहीं था जिससे सब जानते थे। अच्छा देखो, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, इसकी माँ ने तस्वीरें आगे करते हुए कहा। अरे अम्मी प्लीज, अब ये काम आपका है, मुझे इसमें मत डालें। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, डिनर पर मिलते हैं। वो उकताता हुआ वहां से जान छुड़ाकर अपने कमरे में आ गया और आते ही अपने बेड पर ढेर हो गया। छोटे साईं, खाने के लिए बुला रहे हैं, मुलाजमा ने आकर इसे कहा, और वो शावल लेकर निकला। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम करके अपनी जगह पर वो बैठ गया। सब ने खाना शुरू किया। हादी, अहमद ने इसे मुखातिब किया। जी भाई, इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट कोलीग की समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या करना है?
नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। भाई आप चले जाएं, ये ज़रूरी है। वहाँ के प्रोजेक्ट को हमने दिन रात एक करके लिया है। पर मुझे तुमने साइट का काम दिया है, अब मैं वो देखूं या वहाँ जाऊं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हैदर को भेज दें। इसने अपने कज़न का नाम लिया। इस्लामाबाद का नाम सुनते ही इसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई थीं। कोई नहीं जाएगा, तुम खुद एक बार जाके देखोगे बेटा, इसके बाबा ने कहा। तुम्हारा एक बार जाना ज़रूरी है। एकदम खाते खाते इसका हाथ रुका था। पर मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ काम भी तो वो देखना है। यहाँ मैं कुछ दिन देख लेता हूँ, तुम जाओ। जाना तुम्हारा ज़रूरी है। प्रोजेक्ट पे काम करके जो एतमाद का बंदा है, उसे सौंप कर आ जाओ। एक बार तो जाना पड़ेगा। हाँ छोटे बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। अहमद ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। पर कुछ नहीं। तुम जाओ और देखो। यहाँ का कुछ दिन मैं और अहमद हम दोनों देख लेंगे। और अब हादी के पास ना की गुंजाइश नहीं बची थी। मतलब इसके बाबा ने ऑर्डर दे दिया था और अब जाना भी बहुत ज़रूरी था। अपनी बेतरतीब धड़कनों को वो पहले ही नहीं संभाल पा रहा था और जाने के नाम से एक अजीब सी बेचैनी थी। ठीक है, वो कहकर खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गया। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। 4 साल से वो हर चीज़ को टाल रहा था। जब भी कोई काम होता, वो अहमद को या किसी और को आगे कर देता था। पर अब के ज़रूरी था इसका जाना। और फिर वो अपनी शर्ट के बटन खोलकर बाहर गैलरी की तरफ आया और सोफे पर बैठ गया। सब कुछ इसकी नज़रों से जैसे गुजर रहा था, एक फिल्म की तरह। इसकी मुस्कुराहट, इसका मासूम सा चेहरा, गोरा रंग और गहरी आंखें, पतली नाक। जब पहली बार इसके सामने वो आई थी, वो पलकें झपकाना ही भूल गया था।